जी सर जी। चालू करू सर? आग्रह है कार्यक्रम प्रारंभ करें। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी द्वारा आयोजित आज का जो लेक्चरर प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आईएसएमपी के चेयरमैन आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम लेक्चर को जुड़े सभी आईएसएमपी के सम्मानीय पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी जी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर आईएसएमपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज सभी को अभिवादन और स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो है संबंध निर्वाह, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करे। ये संबंध में आयोजित किया गया है। हमारे साथ में अभी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक अशोक कुमार पोद्दार जी, इनको मैं गुजारिश करूंगा कि संबंध निर्वाह, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करे, इस विषय पर हमको वो मार्गदर्शन करे। जी, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक और इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले सभी हमारे सदस्यों को मेरा सम्मानजनक अभिवादन। समाज के हित के लिए सोचना और उसके लिए गतिविधि को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई शौक नहीं होता है, ये सुझाव लेने की भी बात नहीं होती है, सुझाव बनाने की बात होती है। हमें समाज के लिए क्या करना है, समाज को क्या परेशानी है, समाज के सामान्य लोगों को जो व्यवस्था में कमी से जूझ रहे होते हैं, परेशानियों से परेशान हुआ करते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए और एक व्यक्ति को उसमें अपनी भूमिका किस तरह निभानी चाहिए, ये जानना और सोचना बहुत जरूरी है। जिस संगठन से आईएसएमपी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यह संगठन संपूर्ण राष्ट्र में एक ऐसा संगठन है जो न केवल पत्रकारिता के महत्व को और उसके जिम्मेदारी को सामने रख रहे हैं, बल्कि पत्रकारिता के साथ साथ पत्रकारों के सामाजिक भूमिका को भी और उसके योगदान को सामने रखने का काम इस संगठन ने एक लंबे समय से किया है। मैं करीब 6 साल से 5 या 6 साल से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी रुचि समाज के हित के लिए काम करने का रहा है। मैं पहले राजनीति में भी था और राजनीति के बहुत बड़े शीर्ष पर भी था, लेकिन राजनीति में रहते हुए भी मैंने समाज के लिए और पत्रकारों के भूमिका के लिए एक अच्छी समझ सीखी है, देखा भी है। और मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन चलाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी समाज को अच्छी और अच्छे स्थिति की और ले जाने का होता है, किंतु उनमें ये रुचि कम है और वो लोग संगठन से या फिर दल से जुड़ करके अपने लिए काम ज्यादा सोचते हैं। लेकिन पत्रकार आज भी, चाहे वो कुछ मात्रा में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी
का निर्वहन नहीं हो रहा है, लेकिन औसतन सारे पत्रकार सामाजिक हितों के लिए काम करते हैं। समाज के उद्देश्य को, समाज की जरूरत को लोगों के बीच रख के सही दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें ऐसे संगठन के साथ जुड़ करके समाज के हितों के लिए काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा समय कर लिए और उसके बाद उससे हट गए, ऐसा नहीं है। मैं इस संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ और अपने समाज में भी मेरी भूमिका रही है। मैं कभी मौका लगा तो मैं उसको उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है वह है, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो का मतलब जो संगठन या फिर जो समूह अच्छा काम कर रहे होते हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आईएसएमपी को मैं सम्मान करता हूँ, इनके भूमिका का मैं आदर करता हूँ और इनके उद्देश्य के साथ मैं खड़ा रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार साहब, आजीवन सदस्य आईएसएमपी। इसके बाद में अभी मैं चंद्रशेखर साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो हमको कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत आभार अमृत जी और हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी का भी मैं हार्दिक आभार और सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आप जो सदा से हमारे प्रति, संस्थान के प्रति जो प्रेरणीय है हमारे लिए, तो हम अपनी बात को यहाँ पर रखें। इसके पूर्व हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आपका जो इस समय माइक अनम्यूट है, कृपया अभी म्यूट करें, क्योंकि इससे होता है कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाती है या हम नहीं सुन पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वरिष्ठ संस्थान सदस्य और हमारे आदरणीय, अक्सर ये देखा गया है कि संवाद और संपर्क के अभाव में बहुत सी योजनाओं पर, बहुत से नीतियों पर, कार्यक्रमों पर समय पर निर्णय नहीं लिए पर हो पाते। इसका कारण बस यही है कि संवाद और संपर्क की निरंतरता में गतिरोध है और कहीं न कहीं वो बाधित है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सदस्यों के बीच आपसी संवाद को, संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एक निरंतर चलने वाली इस श्रृंखला का हमने प्रारंभ किया है और आज ये हमारा चौथा प्रयास है। आज के इस
कार्यक्रम में इस पर पहले मैं बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पहले 19 मार्च को हमने किया था और व्यक्ति, माध्यम, संवाद, संपर्क का एकमात्र प्राणी, जिसमें जो तथ्य, जो मूल निकल कर आया था उस बातचीत का सार कि जीना, संघर्ष करना, मृत्यु को स्वीकार कर लेना मानव जीवन की यही कहानी है। और आपका जो कार्य है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, कर्म क्षेत्र में आपका जो महत्व है, वो सामूहिक या समाज जैसे संगठनों में ही सिद्ध होती है। इसकी महत्ता इन्हीं के बीच सिद्ध होती है। उसके बाद फिर 16 अप्रैल को हमने किया दूसरा, समाज, मनुष्य समाज और अन्य समाजों का संबंध, जिसमें हमने लिया था समुदाय प्लस समूह से मिल करके समाज बनता है। और जो कीड़ा है, दीमक, चींटी, टिड्डी, स्तनधारी समाज, जिसमें मानव का आदि रूप भी शामिल है, नर वानर, ये सारे समाज की हमने बात की थी, जिसका ये सार निकल कर आया था कि आपका सुख खुद की संतुष्टि में है और लौह इरादे वाले कभी नहीं हारते। 28 मई को हमने कार्यक्रम किया, संवाद और संपर्क की ये तीसरी कड़ी थी, जिसमें देश पर हमने बात किया था। आज मैं इसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक, ये आज हम इस पर चर्चा नहीं हुए थे। वो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में खुद को तैयार करना और समाज के परिवार में रहते हुए हमारे परिवार यानी ISMP के परिवार में आपको एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। और सक्रिय रहने के लिए जरूरी है मन से युवा हूं। कहा जाता है कि हमारे और आपके जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए एक ताकत की जरूरत होती है। वह ताकत है हमारे मन का तरोताजा रहना। कहा गया है कि अगर आप मन से युवा हैं तो शरीर में बीमारियों का डेरा जमाना मुश्किल हो जाता है। कहना यह आसान है कि मन से युवा रहो, पर इसे खरा करके दिखाना कठिन नहीं होता है। इसलिए कि हम सभी के आधुनिक जीवन शैली ने अनेक तरह की बीमारियां, अनेक किस्मों के तनाव भी पैदा किए हैं। अब हमें इन्हीं परिस्थितियों के बीच रहकर बीमारियों और तनावों का मुकाबला भी करना है। एक बेहद संकरा व पथरीला रास्ता है जीवन का रास्ता। ऐसे में हम सब एक पथिक के रूप में भय खाते हैं और गम खाते हैं, लड़ते हैं, जीतते और हारते हैं। लेकिन यह कड़वा सच है कि आप समस्याओं से भाग नहीं सकते, उनका सामना करना पड़ता है। यह भी सच है कि आप इनसे जीतते हैं तो इसके पीछे आपका
अंतःस्थल की जो दृढ़ ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यह ऊर्जा आपको युवा बनाए रखती है। यह ताकत आपको आसानी से भी नहीं मिलती, इसलिए आपको लगातार प्रयास और अभ्यास करने की जरूरत है। मन शुद्ध रखने के लिए अच्छा सोचने का संकल्प करें। कहा गया है कि कोई काम असंभव नहीं होता। यदि आपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है तो मन यानी आत्मा का मैल हमारे ज्ञान चक्षुओं को अंधा बना देती है। हमें सही क्या है गलत क्या है का अंतर नहीं जानने देती। इसी बौद्धिक अज्ञानता के चलते हम किसी निर्दोष के प्रति अपनी शारीरिक क्षमता और द्वेषपूर्ण विचारों से अन्याय कर बैठते हैं। हो सकता है उन निर्दोषों में कोई हमारा अपना सगा भी हो। यही वह जगह है जिसे हम मन आत्मा कहते हैं, जहाँ ज्ञान के असीमित भंडार से हमारे द्वारा चुनी गई योग्य सूचनाओं का परिष्करण होता है। यदि हम वैचारिक प्रखरता की यह मशीन कुंद या धुंध पड़ जाए तो विचार परिष्करण नहीं हो पाएगा और कूड़े कचरे के समान विचार हमारी जिह्वा से फूट पड़ते हैं और दिमाग का आदेश हमें इनकी व्यावहारिक पूर्ति के लिए तत्पर कर देता है। इसीलिए मित्र, कम से कम आप अपने को इस विपदा से बचने का उपाय करें ताकि हम सब सही को चुन सकें, गुण सकने का मादा रख सकें। और आज का जो हमारा संदर्भ है वह अपील करना है कि बुराइयों से दूर रहें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, जियो और जीने दो। मनुष्य को जानवर न समझिए, किसी निरपराध मनुष्य ही नहीं, किसी प्राणी को भी हिंसा के आचरण से दुखी न करें। प्रकृति पर्यावरण की संपदा पर सभी के हक को स्वीकार करें। सभी धर्मों से परे सबसे जरूरी धर्म है मानवता की रक्षा करें, आत्म सुधार करें और मन के घोड़े को काबू में रखें। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। ये जो पंच तत्व है, मिट्टी, वायु, गगन, जल, अग्नि से ही शरीर हम सभी का बनता है, फिर उसी में विलीन हो जाता है। इन्हीं 5 तत्वों की आराधना करिए। इन्हें जितना गंदा करेंगे उतना ही कष्ट भोगेंगे। परिवार के संस्कारों का अनुसरण करें, समाज के नियमों को माने, महापुरुषों की वाणियों को जिससे आत्म सुधरता हो आत्मसात करें, वर्तमान को भूतकाल से संवारे और इससे भविष्य को जो सुंदर रूप है वो गढ़ा जा सकेगा। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक कसरत करें। अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हमारे उदर स्थल से होती है। यह ऐसा अंग है जहां कोई स्फूर्ति ताकत देने वाली ऊर्जा बनती है। मतलब जो खाने पीने के योग्य पदार्थ हैं वे यहाँ पचती हैं और पोषक तत्व शरीर शोषित कर लेता है। त्याज्य विषैले पदार्थ मल मूत्र से बाहर निकल जाते हैं। समय पर नाश्ता, भोजन करना, शरीर को सक्रिय रखने के लिए कसरत करना और समय पर नींद के लिए सो जाना, यही मूल मंत्र है जिससे हम दीर्घायु होते हैं।
मगर आज की जीवन शैली और आम लोगों की काम धंधे की कवायद से काम नहीं हो पाते। अनियमित दिनचर्या होती है, असमय खाना और पीना है, तथा अनिद्रा से कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां हम सभी को त्रस्त किए हुए हैं। इनसे बचने के लिए हम चाहें तो नियमित और नियंत्रित जीवन जीने के प्रयास कर सकते हैं। बस संकल्प लें, हम खुद को सुधारेंगे और अपनी रक्षा करेंगे। यह भी संकल्प लें कि हानिकारक खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। तभी संभव है कि अपने शरीर को ज्यादा स्वस्थ रख पाए। और अंत में हम एक अपनी बात को कह करके यहाँ विराम देंगे कि आप जब किसी संस्था अथवा संगठन का हिस्सा बनते हैं, तब आप अपने मन में कौन सा भाव लाते हैं? क्या आप स्वयं को सबसे अलग या अजनबी के रूप में देखते हैं? शायद यह आपको स्वाभाविक रूप से महसूस होता हो। इस स्थिति के लिए संगठन संस्था में नए व्यक्तियों, परिवेश और नियमों से दो चार होना ही है, लेकिन यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं रह पाती है, क्योंकि शीघ्र ही आप इन स्थितियों, व्यक्तियों और नियमों के साथ तालमेल और विश्वास युक्त स्नेह उत्पन्न कर लेते हैं। यह मानव स्वभाव का नैसर्गिक गुण होता है। यदि आपके साथ किसी संस्था, संगठन में यह व्यवहार नहीं मिलता है, तो समझिए उस संस्था में सामाजिक व सांस्कृतिक समझ शून्य है और उक्त संस्था, संगठन अपने उद्देश्य में विफल हो गई है। विश्वास रखें मित्रों, ISMP के मंच पर सभी सदस्यों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी सदस्यों को अपने परिवार का एक महत्व व मौलिक व्यक्तित्व समझते हुए उन्हें आदर, प्यार के साथ ISMP अपना हमसफर ही समझता है। जिस तरह एक भवन में एक ईंट का स्थान होता है, उसी प्रकार ISMP के भवन में उसके हर सदस्य का सम्मानजनक स्थान होता है। संस्था किसी के वैयक्तिक सोच या निजी विचारधारा से नहीं, बल्कि स्वीकृत नियमावली से प्रभावित और संचालित होती है। हर सदस्य ISMP रूपी घर का आधार स्तंभ है। तो ये हमारी बात यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में समझा जाए, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संवाद और संपर्क की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यदि हम यहीं पर रुक गए, इसके बाद हम इस श्रृंखला को आगे नहीं ले गए, तो तय मानिए कि लोग एक दूसरे के बीच एक घर में रहते हुए हमारे सदस्यों के बीच कोई संवाद नहीं हो सकता, कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए हम यहीं रुकेंगे नहीं, ये निरंतर चलने वाली गतिविधि है। अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ ताम्रध्वज जी, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में आज के मुख्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे साथ श्री सुदीप सोनावाने जी सूरत से और डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। आप इनको ताम्रध्वज जी आमंत्रित करें और विषय जो है संबंधों का सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करें। इस विषय पर आपके भी विचार सुने, हम लोगों को सुनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका डॉक्टर चंद्रशेखर साहब, ISMP अध्यक्ष। अब मैं श्री सुदीप RP सोनावने साहब, डिप्टी चेयरमैन दक्षिण CGBEC, इनको आमंत्रित करता हूँ प्रमुख अतिथि के रूप में कि वो
संबंध निर्वाह सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करे, इस संबंध में अपनी अपना मनोगत हमको बताए। श्री सुदीप सोनवणे साहब, डिप्टी चेयरमैन, वरिष्ठ पत्रकार। सभी को मेरा नमस्कार। आप मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? हाँ सर। सुदीप जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने जो कैमरा है उसको आप शेयर करें, तभी आप देख पाएंगे और लोगों को देख पाएंगे। आ गया अभी? अभी नहीं आ पाए हैं। जो वहाँ कैमरे का जो, हाँ जी हाँ, जी, अभी आ गए। नमस्ते। अच्छा, और सभी से अनुरोध है कि वो अपने को एक साथ जोड़ कर रखें, क्योंकि हम लोग बहुत कम संख्या में हैं, तो एक दूसरे के साथ बने रहने चाहिए, दिखने चाहिए। धन्यवाद। ताम्रध्वज साहेब, तुम्ही जे मला, मी ऍक्च्युली काही तयारी केलेली नाही आहे। मैंने कुछ अभ्यास या इस विषय पर, क्योंकि मैं आज ही अभी 10-15 मिनट से मैं टेलीग्राम डाउनलोड कर रहा था और इसको पहली बार यूज कर रहा हूं मैं, तो मुझे थोड़ा समरी दे दीजिए सो दैट मैं मेंटली इसमें आज मतलब इसमें चर्चा में आज का जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट? हाँ, बराबर। ओके, आई गॉट इट। ओके, तो फिर से सभी को मेरा सूरत गुजरात से नमस्कार। पहली बात तो यहाँ का मैं अपडेट दे दूं कि यहाँ पे सिर्फ बहुत साइक्लोन जैसा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही थी। बारिश बीच बीच में हो रही थी, लेकिन मूसलधार बारिश नहीं हुई, तो सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे। यहाँ पे कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हुई है, तो खुदा का शुक्र है इसके लिए। और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मेरे विचार जो हैं कि इसके लिए बहुत लोगों के लिए और आजकल की नई पीढ़ी के लिए ये बहुत देर हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर हम समाज में देखते हैं, समाज मतलब घर से नीचे उतरे या बिल्डिंग से नीचे उतरे, कंपाउंड में घूमे, सोसाइटी में घूमे या सड़क पे कहीं चले, तो सब आपको दिखता है। तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो मैंने बचपन में, मेरा बचपन बम्बई में गया है, बचपन, और काफ़ी मैं 40 साल बम्बई में रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ सूरत में, जब से मैं विदेश से वापस आया हिंदुस्तान। तो 2017 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन असल में मैं 2019 से रह रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में चला गया था इधर आने के बाद। 2017 में नेपाल में एक अखबार था, द हिमालयन, द काठमांडू पोस्ट, ये काठमांडू में है और अंग्रेजी में सबसे लीडिंग वहाँ का टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं। वहाँ मैं 1 साल नौकरी पे कर रहा था। तो मुझे मैंने पांच देशों में काम किया है एज अ पत्रकार। तो मेरा तजुर्बा काफ़ी लंबा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और देखा है। और मैंने ये देखा है कि बाहर के देशों में, अभी उसको छोटा देश या बड़ा देश बोलना भूल जाइए, लोगों के कारण स्वच्छता, साफ सुथरा रहना, और सबसे मैं पहली बार जब मैं 1999 में मई के महीने में कड़क गर्मी, वहाँ पे बम्बई की 30 या 32 डिग्री को छोड़कर सीधे 52 डिग्री पे मैं पहुंचा था कतर में पहली बार। तो पहले 2-3 दिन तो ऐसे ही चले गए ऑफिस में, लेकिन जब मैं यहाँ वहाँ घूमने लगा दोस्तों के साथ, जो बम्बई के काफ़ी पत्रकार थे वहाँ पे, तो उनके पास तो गाड़ी थी, वो घुमाने ले जाते थे। तो पहली बात मैंने नोट की कि अगर आप सड़क पे नहीं चल सकते वहाँ पे, आप फुटपाथ पे जब चलते हो, तो अगर किसी को क्रॉस करते हो, तो खासकर लोकल आदमी को, तो वो आपको सलाम अलैकुम या आपको विश करता है, आपको सलाम दुआ करता है।
तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि मैं बम्बई का आदमी, बम्बई में आपको पता है कि ट्रेन बस की दौड़ धूप में लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे निकलते हैं, तो मेरा भी वही रवैया था। तो मैंने तुरंत 1 महीने के अंदर मैंने सीख लिया था कि अगर कोई अनजान आदमी भी आपको सड़क पे मिले तो सलाम करना चाहिए, या हंसकर उसको मतलब नमस्कार या जो भी करना है वो करना है। ये हमारे यहाँ जब तक नहीं होगा हिंदुस्तान में, जो मैं जानता हूँ कि यूपी मध्य प्रदेश में काफ़ी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन बम्बई में नहीं होता है, बहुत सारी महानगरियों में नहीं होता है। महानगरियों में सिर्फ नगर नारायण चलता है, नोट के पीछे लोग भागते हैं। तो जब तक ये संस्कार नहीं आता है कि सामने वाले आदमी को, चाहे वो पहचान का हो या अनजान व्यक्ति हो, उसको नमस्कार, राम राम वगैरह या गुड मॉर्निंग का जब तक हम लोग ये आदत नहीं डालते और जब तक हम लोग अपने बच्चों को नहीं ये सिखाते हैं, तब तक यही एक जिंदगी एक स्पर्धा हो जाएगी, एक रेस हो चुकी है हिंदुस्तान में, कैसे आगे निकले। और इसके लिए कई कारण हैं, आर्थिक कारण है, सभी को डर है कि पीछे रह जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। तो ये जो समस्या है, इसकी जो चिंता लोगों को रहती है, उसके कारण भाईचारा ये सब पीछे रह गया है। जब तक भाईचारा नहीं आता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती, सामाजिक कर्तव्य जो हमको करना है, वो कभी ठीक से नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप में ही व्यस्त रहेंगे, अपने आप को ही अहम प्रथम का सिलसिला जारी रखेंगे, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब और मेरा तजुर्बा ये है, जब से मैं वापस आया हूँ नेपाल से, ये 3-4 साल में मैंने काफ़ी अपने तरफ में काफ़ी कुछ सामाजिक मदद करता हूँ लोगों को, आर्थिक भी करता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ भी हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति ज़्यादा देर मेरे साथ नहीं टिकता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी पागल है, मुफ्त में क्यों पढ़ा रहा है, मुफ्त में ये क्यों कर रहा है। तो हमारी स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है हिंदुस्तान में कि जब सामने वाला आदमी मुफ्त में कुछ करने चाहता है, वो भी लोग आजकल मतलब लोगों की औकात उसको स्वीकार करने की भी नहीं है, कि हर जगह भय रहता है या कुछ अलग ही एजेंडा रहता है लोगों का। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने करीबन 6-7 महीने पहले एक निष्कर्ष किया था कि मैं अब किसी को मदद नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों को वैल्यू ही नहीं तो क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत ही अनफिट आदमी हूं, क्योंकि मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मदद नहीं करूंगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं दूर हो चुका हूं, क्योंकि अपना देश इतनी, और देश से ज्यादा लोग इतने गिर चुके हैं कि उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है उसमें परख करने की क्षमता ही नहीं रही है। क्योंकि ये आप इसके कारण क्या है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आर्थिक कारण हो सकता है, घर के तनाव का कारण हो सकता है, घर के संस्कार के कारण हो सकता है। अभी मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे माताजी पिताजी ने बहुत साल पहले, मैं 1960 की बात कर रहा हूँ, तभी से उन्होंने ये चीज हमारे हम लोग 2 ही जन हैं, मेरा बड़ा भाई है, हमको सिखाया था। उस समय हम लोग बम्बई में आर्य कॉलोनी में रहते थे, जहाँ पे वो दूध की डेयरी है, आपने सुना होगा। वहाँ पे फिल्म सिटी नाम भी एक है, जहाँ पे सिनेमा का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे मेरा बचपन गया था, और वहाँ के मेरा संपर्क बचपन से यूपी के लोगों से है, क्योंकि वहाँ के तबेले में यूपी के काफी लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो तो गाय भैंस को संभालने वाले लोग होते हैं। तो बचपन में बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलता था मैं, क्योंकि वो मेरे पिताजी वहाँ वेटरनरी डॉक्टर थे, तो गाय भैंस की दवा दारू के लिए वो अक्सर बुलाया करते थे, और वो गवर्नमेंट के डॉक्टर थे। तो कई बार पिताजी ने मुझे वहाँ ले भी गए थे, और मैंने भैंस का बछड़ा जन्मते हुए भी देखा हुआ है, और मेरे पिताजी वो सब करते थे, डॉक्टर थे इसलिए। तो वहाँ के जो लोग होते थे ज़्यादातर यूपी के होते थे। और मैंने एक चीज बचपन में नोट की थी, वो लोग के पास कोई डिग्री विग्री नहीं थी,
इसलिए तो वो लोग बम्बई में काम के चक्कर में आए थे। लेकिन वो लोग में बहुत ही तहजीब मैंने नोट की थी कि मेरे पिताजी को हर बार वो लोग राम राम जय सिया, मैं जानता हूँ कि ये इलाहाबाद के काफी लोग थे वहाँ पे, इलाहाबाद फिर गोरखपुर के, वो लोग तो मेरे पिताजी को डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते थे, डॉक्टर साहब, राम राम जी, जय सिया राम, और बहुत अदब से और बहुत प्यार से और बहुत उनमें बहुत प्यार और उनमें जो भाईचारा जो दिखता था कि वो लोग, गवर्नमेंट ने तो उनको क्वार्टर वगैरह दिया था, अच्छे कोई झोपड़े में नहीं रहते थे वो लोग, लेकिन उनके संस्कार दिखते थे। वो लोग महाविद्यालय से पास होकर सुशिक्षित लोग नहीं थे, डिग्री विग्री नहीं थी उनके पास, लेकिन बहुत प्यार से बात करते थे। और आजकल जब मैं मेरे पुराने बचपन के दिन के बारे में सोचता हूँ और आजकल के मंत्री संतरी जो लोग हैं, जो बयानबाजी करते रहते हैं आए दिन मीडिया में, टीवी पे, वो लोग के लिए, वो लोग का देखिए रवैया, देखिए किसी को आदाब या सिविलाइज्ड बिहेवियर जो बोलते हैं बिल्कुल नहीं करते, एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते हैं। तो ये जब माहौल है तो उसमें सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, मतलब ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब लोगों का स्वभाव ही इतना बुरा हो चुका है कि उनको परख नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लोगों से बर्ताव कैसे करना चाहिए, लोगों को मदद करना भूल जाइए, सिर्फ हम लोग आपसी बातचीत बर्ताव के बारे में बात करते हैं, वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए क्या विकल्प करना चाहिए, इसके लिए हम पत्रकार लोग बारी बारी से अपने जो भी पेपर है, न्यूज़पेपर है, मासिक है या सोशल मीडिया है, हम लोग ये बात बार बार दोहराएं कि लोगों को पुराने जमाने में वापस जाना चाहिए। उस मतलब ये नॉन निगोशिएबल है। जब तक हम पुराने संस्कार, पुराने जमाने में जो हम लोग देखते थे, वो अगर वापस नहीं शुरू करेंगे तो हम लोग और भी बदतर लेवल पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम बात है, मैं कह रहा हूं कि हमको हमारे पुराने संस्कार को फिर से जागरूक करना है, और इसके लिए हम पत्रकारों को अहम भूमिका निभानी होगी। बस यही मेरे थोड़े विचार थे। मुझे ये बोलने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया और धन्यवाद चेयरमैन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुदीप आरपी सोनवणे साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आपने जो बहुत अमूल्य मार्गदर्शन किया है, जिसमें आपने बताया कि आज के स्पर्धा के युग में आदमी आदमी को भूल गया है, और दूसरी बात, अगर आप गिव रिस्पेक्ट देते हो तो आपको सामने से टेक रिस्पेक्ट आएंगी। आप दूसरे को अच्छे संस्कार देंगे तो ऑटोमेटिक वो ये उसको ये हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार, और आपने बहुत अच्छी जानकारी और सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह कैसे करें इस बारे में हम सबको मार्गदर्शन किया। इसलिए हम आपको पुनश्च एक बार आभार ISMP की तरफ से आभारी है। और उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे सामने कुछ विचार व्यक्त करें सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करने के बारे में। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। अजय जी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है ताम्रध्वज जी का? डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी?
अजय जी आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर, आप सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करें, इस विषय पे हमको थोड़ा संबोधन करें। अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी आप सुन रहे हैं मुझे? ताम्रध्वज जी तब तक आप अपना वक्तव्य जारी रखें। हाँ सर। मैं अजय कुमार जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर। आज का जो विषय है सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करे, तो इसके बारे में डॉक्टर श्री सुदीप आर सोनू साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। जब तक अपन सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे को देते नहीं, तब तक अपने को कुछ रिस्पेक्ट या ये आता नहीं। जैसा बीज रोएंगे वैसा वो ये हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ये निसर्ग से सीखना चाहिए, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको वो और उनसे अपने को सीखना चाहिए कि वो एनी कंसिडरेशन कुछ भी अपने को यानी कुछ भी ये नहीं करते और फल देते ही रहते हैं। जैसे शुद्ध हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये फ्री ऑफ कास्ट अपने को मिलता है। हेलो ताम्र कुमार ध्वज जी, आपने मैंने जो कहा उसका स्पष्टीकरण ठीक से किया है, लेकिन मेरा अहम पॉइंट ये था कि मान सम्मान की बात तो अलग है। मैं जो साधारण समाज में घर में हो या गांव में बिल्डिंग के आसपास सोसाइटी में कहीं भी हम जब अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो ज्यादातर गांव में होता है ये, और उत्तर भारत में ज्यादा होता है कि लोग सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को राम राम वगैरह बोल लेते हैं। महाराष्ट्र में मैं भी देखा, लेकिन महाराष्ट्र में मैंने गांव में देखा है और छोटे शहरों में वो मराठी में एक दूसरे को नमस्कार बोलते हैं वगैरह, या राम राम जो भी है। और ऐसा नहीं कि वहां फिर वो खड़े रह के बातचीत करने लगे, लेकिन वो एक दूसरे को पास कर लेते हैं सलाम दुआ करके। ये जब तक नहीं होता है शहरों में, मैं शहरों की बात करता हूँ, शहरों में क्या हो गया है कि इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, मतलब मेरे लिए क्या है। ये जो रवैया है कि मुझे उसमें क्या फायदा है, उसमें क्या मुझे मिलने वाला है, ये जब तक हम लोग ये एटीट्यूड रखेंगे और हमारा मतलब विचारधारा यही रहेगी कि मुझे क्या मिलेगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और अपना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि फिर वो उसको इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं, मतलब सब लोग अहम प्रथम, मेरे बारे में ही सोचूंगा मैं, दूसरे गए भाड़ में। ये वाला जो रवैया है ना, इसको हमको कैसे भी करके, हम लोग जो पत्रकार है, हम जो लिखते रहते हैं, उसमें बार बार ये करना चाहिए। और मैं ये 1-to-1 लेवल में करता हूँ, फोन पे जब दोस्तों से बात करता हूँ, मैं बार बार उनको यही समझाता हूँ कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति, मराठी में क्या बोलते हैं, रसातळाला गेली है, मतलब बहुत नीचे पहुंच चुकी है, उसको हमको दोबारा
जागृत करना है और भाईचारा की जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं और बिना किसी को मतलब पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। एक मरते हुए आदमी को अगर मदद करें तो उसको पहले पूछना नहीं चाहिए कि तेरे जेब में पैसे है क्या, कि मैं जब तुझे मेरी गाड़ी में डाल के पेट्रोल जलाकर डॉक्टर के पास ले जाऊं, वो बात की बात है। पहला कर्तव्य ये है कि कोई बीमार या कोई जख्मी आदमी है उसको गाड़ी में बिठाओ या रिक्शा में बिठाओ और उसको ले जाओ डॉक्टर के पास। ये नहीं होता। ये मैं बम्बई में जब मैं कॉलेज में था, मतलब मैं लेट 70s और 80 के दौर के बात कर रहा हूँ, तो कभी कभार कोई आदमी ऐसा गिर जाता था चक्कर आकर, तो बम्बई में लोग तुरंत उसको पकड़ लेते थे, बेंच पे बिठा देते थे। और आपको मालूम है बम्बई के रेलवे स्टेशन पे वो सोडा, लिम्का, नींबू पानी, भेलपुरी के स्टॉल्स होते हैं, तो कोई लिम्का का बॉटल ले आए या पानी, नींबू पानी ले जाए, ऐसे मदद करते थे। और जब मेरा वक्त आया था भारत छोड़कर बाहर जाने के लिए, मतलब 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, तब मैं देखा कि वीटी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया दफ्तर के सामने ही था। तो 2 मिनट में जब भी नाइट ड्यूटी खत्म हो जाती थी, चलकर सेकंड लास्ट या लास्ट ट्रेन पकड़कर मैं थाने चले जाता। मेरा खुद का घर थाने में था। तो एक बार मैंने नोट किया था कि एक आदमी पड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पे और लोग बाजू से निकल जा रहे थे। तो मैंने रुका और मेरे साथ जो दूसरे पत्रकार थे, जो हम लोग नाइट शिफ्ट करके निकले थे, तो मैंने बोला यार इसके लिए उसको कुछ करना चाहिए। तो एक दोस्त जो जवान था, वो जाके झुका, बोला सुदीप जी ये तो बहुत दारू पी के पड़ा हुआ है, ये कोई जख्मी हो कि नहीं, छोड़ो, अगर इसको कुछ करने जाएंगे तो अपनी लास्ट ट्रेन निकल जाएगी और फिर हमको प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरा तजुर्बा बता रहा है कि हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं और हमको शीघ्र ही पुराने जमाने भी नहीं, मैं सिर्फ 1950 या 1960 की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पुराने जो संस्कार जो हम लोग असल में देखते थे। और दूसरी बात कहना भूल गया, ये संस्कार हमको सिनेमा में भी देखने मिलते थे कि 1950 और 60 की जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स हुआ करती थी, देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार के समय, उनकी कहानियों में जो विलन होता था या जो डाकू वगैरह या गंदा आदमी होता था, वो सिनेमा के एंड में वो सबसे माफी मांगता था। और 70 के दौर में वो माफी मांगना तो छोड़ो, वो बोलता था मुझे गोली मार दो लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मतलब और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि रियल लाइफ मतलब सिनेमा का रियल लाइफ को दर्शाता है, वही हो चुका है। मतलब विलन भी मौत को स्वीकार करेगा लेकिन अच्छे आदमी के सामने माफी नहीं मांगेगा। तो ये चीज बताता है कि हम लोग कठोर होते गए, मन से कठोर हो गए। हम लोग में ह्यूमैनिटी या माणुस की, मराठी लोग क्या बोलते हैं, माणुस की, बरोबर है कि नहीं, माणुस की, हाँ नहीं, हाँ, वो ये सब गुण नहीं रहे अभी। और ये जो हम लोग हमारे जो राजनीति में देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही बदतर लेवल की राजनीति हो चुकी है, जो एक दूसरे को सिर्फ गाली दे रहे हैं। लेकिन इनको एक समझ में नहीं आ रहा, जब ये बोलते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आई एग्री टू डिसएग्री विथ यू, आप अपने विचार पे रहिए, आप चाहे लेफ्टिस्ट हो या आप राइटिस्ट हो या सेंट्रिस्ट हो, आप अपने विचारधारा पे, आइडियोलॉजी पे चलिए, हम हमारे आइडियोलॉजी पे चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्रिकेट का बैट लेके किसी का सर फोड़ने लगे, जो आजकल हम लोग टीवी में देख रहे हैं कि, और हमारे पत्रकार लोग ही इसके लिए जिम्मेदार है कि जो चिल्ला कर बात करते हैं, गाली देते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। तो हमारा काम जो बोल रहे ना कि सामाजिक सुधार करने के लिए बहुत ही कठिन लग रहा है मुझे नहीं लगता है कि अगले 5-10 साल में हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बुरी लेवल पे हम लोग गिर चुके हैं और इससे ऊपर आने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा।
बराबर है सर, मैं आपसे आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अपने को वो तो उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए ना। बाकी अपन खुद खुद से अगर ये करें, पॉजिटिव सोच अगर अपन खुद की रखेंगे तो ऑटोमेटिक 100 में से एक तो अपने इसमें चलेगा, पथ पे चलेगा। अब तो अब हम लोग तो अभी पॉजिटिव है ही, तो बाकी को वो गुणों का असर तो गिरेगा ही। उम्मीद कायम रखना चाहिए। लेकिन हाँ, वो तो ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन मुझे मुझे मुश्किल लगता है। अभी मैं मुश्किल तो है सर। चंद्रशेखर जी को मैं बता रहा था कि मैं आजकल मेरे घर में काफी कुछ काम कर रहा था, तो मेरा पानी का प्रॉब्लम हो गया, तो फिल्टर लीक हो गया, तो पूरे घर में पानी आ गया था, तो कैसे तरह मैंने टेप वेप लगा के इसको बंद कर दिया। फिर वो जो फिल्टर रहता है, आरओ फिल्टर का, मतलब आरओ का मशीन ही, उसके पहले एक प्री फिल्टर रहता है। तो हमारे यहाँ पानी का फोर्स ज्यादा है, हमें हमारे सोसाइटी में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया मैकेनिक, उसका फिल्टर पानी का जो काम करता है, लेकिन जो 300 रुपए की चीज है, उसने मुझे 1000, उसने पहले 1150 बोला। तो मुझे मालूम है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि इसकी कीमत क्या है, इसका दाम क्या होना चाहिए। तो मैं बोला ज्यादा से ज्यादा 400, 450 पकड़ो, 500 पकड़ो। तो तो अपने मजबूरी का सर उसने फायदा उठाया, ऐसी हो गया वो, यानी मालूम मनुष्य की है, मैं बातों यही की। कहता हूँ कि देखिए, मैं जब लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या जो भी मेरे पास पत्रकारिता का नॉलेज है, या रिपोर्टिंग कैसे की है, बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तभी तभी मैं ये नहीं पूछता हूँ उनको कि कितने पैसे दोगे, मैं सीधा उनको बता देता हूँ, मतलब जो मेरे पास है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि संगीत और विद्या का कोई मूल्य नहीं होता है, तो उसको हम लोग 500-1000 रुपए में तौल नहीं सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं ये शायद पागल हूँ, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पे सफर करता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो आदमी को सोचना चाहिए ना, कि अगर ठीक है मुझे प्रॉफिट बनाना है, तो 3 गुना नहीं बनाऊंगा, मैं कम से कम 2 गुना बनाऊंगा। चलो, जो 400 की चीज है, मैं 600-700 में बेच लूंगा, सीधा 1100। तो ये पहली बार नहीं हुआ, और ये मेरे साथ ज्यादा गुजरात में हो रहा है, बम्बई में इतना नहीं होता था। मुंबई में भी मैंने काफी घर के काम किए हैं, तो वहां पे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सिस्टम है, वहां पे ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है कि जैसे बोलते हैं कि खुला मैदान है, कोई भी कुछ भी करे। तो जब ऐसे इंसिडेंसेस से हम लोग गुजरते हैं, ऐसा जो घटनाएं घटते हैं हमारे साथ, तो आदमी फिर पीछे पीछे हो जाता है। जैसे मैं 6-7 महीने पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अभी किसी को आगे से, सामने से मदद करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि ये फ्री में क्यों कर रहा है, तो अलग अलग मीनिंग निकालने लगते हैं। मेरे जैसा अगर बोले तो क्या बोले, शिक्षा देने से शिक्षा बढ़ती, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता। ये है सर। आपको ये म्यूजिक के क्षेत्र में भी आप बच्चों को ये करते, पढ़ाते? हाँ, मतलब मैं किसी को, अभी अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे बड़े लोगों का ग्रुप है, जो हम लोग का अक्सर मिलते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान है मेरे को, क्योंकि बहुत सालों से मैं गिटार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ गिटार पे ही, एक ही चीज पे ध्यान दिया मैंने। मेरे 3 चीजें लाइफ में है: म्यूजिक मतलब गिटार, क्रिकेट और पत्रकारिता। और हाँ। बेसिकली ये तीनों कड़ी को जोड़ता है कि एक अच्छा आदमी बन के और अच्छे संस्कार को बांटना, ये मेरा जिंदगी का मकसद है। लेकिन मैं उसमें बराबर मैं सर। बहुत बुरी तरह से फेल हो चुका हूँ। नहीं, पर वो आप टुकड़ू जी फेल महाराज नहीं ने हो कहा चुके सर, हैं सुधीर कैसी जी। सुधीर जी, आप फेल नहीं हो चुके हैं। आपके सुधीर जी, पहलू आप का हमको आज पास पता हैं। चला। और और हम राष्ट्र अभी संत टुकड़ू चाहेंगे जी कि अभी महाराज आप ने बने ऐसी रहें, कहा। हम आपसे अंत में आपका कुछ गाना सुनेंगे। और हाँ सर। अब मैं और ताम्रध्वज जी से चाहूंगा कि वो हमारे बीच में भी प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी हैं, उनको भी कुछ अपने अनुभव को अ, यहाँ पर रखने के लिए आप आमंत्रित कीजिए, जिससे कि जीवन को में उन्हें किन हालातों का सामना करना पड़ा और वहां पर किस तरह से उन्होंने मैनेज किया।
चंद्रशेखर हाँ, सर। जी, मैं आपको गाना का मैं तो गा सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी तजुर्बा सुदीप रहा है जी, क्योंकि अभी हमारे सुदीप जी प्लीज, प्लीज सुदीप जी अभी अभी स्टॉप रखें। अभी ताम्रध्वज जी नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं गाना नहीं गाऊंगा। उसका कारण ये है कि ये जो टेलीग्राम और जूम और गूगल मीट है ना, उसमें सिर्फ आदमी की आवाज ठीक से जाती है। अभी मैं थोड़ा, आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा सिस्टम, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ सर। जी जी हाँ, तो ये इसका साउंड जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक साउंड, मतलब जो ये पॉप, ये जो आपको ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये काफी बड़ा स्पीकर है। सुदीप जी हम आपको हाँ, गिटार पर नहीं सुनना चाहते, आपके मुंह से केवल सुनना चाहते हैं कोई एक आप गीत। दो शब्द, हाँ, दो तो कुछ गिटार कोई भी एक या गीत कुछ सुनना सुनना चाहते हैं, चाहते हैं। गिटार पर नहीं। इसके पहले हम अशोक कुमार पोद्दार जी को अच्छा, सुनना चाहेंगे। ठीक है, अशोक जी, ठीक है। अशोक जी, ताम्रध्वज जी, अशोक कुमार पोद्दार जी को आमंत्रित करें। हाँ सर। अशोक कुमार पोद्दार साहब, आप हमको कुछ सामाजिक कर्तव्य या इसके बारे में दो शब्द सुनाए। प्राध्यापक अशोक कुमार पोद्दार साहब। जी अशोक जी, आवाज पहुंचे? हाँ जी जी, आप आइए और अपने अनुभव मेरी को आवाज हाँ जी मेरी जी, आवाज मिल रही पहुंच है रही? आवाज। जी आवाज मिल रही है, आप आइए, अपने को शेयर आपकी आवाज कीजिए। मिल रही। आदरणीय चेयरमैन साहब और अपने आदरणीय को शेयर सुदीप, करिए, पोद्दार जी अपने को शेयर करिए। वीडियो। आदरणीय चेयर आदरणीय चेयरमैन साहब, आवाज जा रही है? जी हाँ जी, सर, आवाज आ रही। जी, अपने को शेयर करें पोद्दार जी। हाँ हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे आदरणीय सुदीप साहब, सम्माननीय ताम्रध्वज जी, और इस संगठन से जुड़े हुए सभी लोग जो उपस्थित हैं, आप जो लोग उपस्थित होंगे, सभी को मैं सम्मान करते हुए आज के जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, उससे पहले दो शब्द कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि इस विषय पर किसकी भूमिका होनी चाहिए और कौन भूमिका निभाने में लगा हुआ है। विषय है सामाजिक समस्या को लेकर के, उस समस्या से निपटने का काम कौन करे और कौन कर रहा है। तो मेरी जो समझ है, मैं 1974 में जनवरी फरवरी के महीने में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, शुरू हो रहा था, और उसी समय रेल मंत्री थे ललित जी, उनकी हत्या हो गई थी, याद होगा आपको। आंदोलन शुरू हुआ, उस समय लगभग 16 साल का मैं था, 74 की बात है, और उसी समय से मैं राजनीति से काफी जुड़ा रहा, और अब तक के अनुभव में मैंने महत्वपूर्ण रूप से जो समाज में सुधार की बात होती है या समाज की समस्या की बात होती है, उसको उठाने, सामने रखने और उसकी समस्या निपटाने में किसकी भूमिका है, इस पर मेरा सीधा साधा और सुझाव और निर्णय ये है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को मैं कम कर सकता हूं, 100% में 90% लोग
सामाजिक हितों में बात करते हैं। व्यक्तिगत हित उनका केवल जीवन जीने का होता है, लेकिन ज्यादातर हित 90-95% हित उनका सामाजिक हित के लिए होता है, क्योंकि वो समस्या और परेशानी और सुझाव और जो घटना घट रही होती है वो सारी सूचना कौन देता है? पत्रकार देते हैं, चाहे वो प्रिंट होके आवे या जब से वीडियो चलने लगा वीडियो से आने लगे। और आज के दिन में जो नए नए लोग सब आए हुए हैं पत्रकारिता में, मैं सबको जानता हूँ। 2000 मैं 1992 से मैं जान रहा हूँ, बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूँ। उस समय मैं उतना डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जो सर्वोच्च लोग होते थे उन लोगों से मेरा सीधा परिचय था। मैं जाता था तो लोग और सब लोग को मिलने में 3 दिन 4 दिन का समय लगता था, और मेरा जाते के साथ मिलना संभव हो जाता था। 99-98 की बात है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिनको कि धक्का दे करके कांग्रेस ने हटा दिया था। वो हॉस्पिटल में भी रहते थे आरएनएल में, और हम घर पर रहते थे तो फोन से तुरंत बात हो जाती थी। किस लिए बात होती थी? व्यक्तिगत हित के लिए कभी बात मैं नहीं करता था। मैं जब भी बात करता था तो समाज के समस्या या सामाजिक सुधार के लिए बात करता था। राजनीति में मुझको उन्होंने ये 99 के चुनाव में लोकसभा के टिकट के लिए लालू यादव को कहा, इनको टिकट दे दो मुंगेर का, मुंगेर बिहार में। हम उनके कहने पर हम आवेदन भी कर दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली काफी निर्णय के बाद लालू यादव ने मुझको टिकट नहीं दिया, और जिसको भी दिया मैं उससे नाराज नहीं हुआ, लेकिन उनके गलत निर्णय के कारण मैं उनको 2002 में छोड़ दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सामाजिक समस्या को लेकर के निपटाने में राजनीतिक लोगों की भूमिका कम होती है। वो राजनीति से जुड़े होते हैं, दल से जुड़े होते हैं, अपने समर्थकों से जुड़े होते हैं, और अपने समाज में अपने वोटर से जुड़े होते हैं। वो सामाजिक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी लोग होते हैं उनके समूह को सामाजिक रूप से मदद करने या उसको सुधारने में उनकी भूमिका नहीं रहती है, जितनी भूमिका आज वर्तमान केंद्रीय शासन का है। 2020 से जो समस्या पैदा हुआ है उसमें गरीब लोगों को मुफ्त में जो खाने पीने से लेकर के थोड़ी बहुत सुविधाएं, या किसानों को जो सुविधाएं दी जाती, मैं ये नहीं कहता ये 100% अच्छा काम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह इसी तरह के काम को सामाजिक सहयोग के काम कहे जाते हैं, सामाजिकता को सुधारने का काम करता है। तो केवल सरकार का काम ये नहीं होना चाहिए, काम व्यक्ति का भी होना चाहिए। हम अभी दिल्ली में है, अभी गाजियाबाद में है, दिल्ली में मेरा बेटा है, तो यहाँ से दिल्ली में हम आज पहली बार नहीं है, दिल्ली में सैकड़ों बार आ चुके हैं, 2-3 महीना रह भी चुके हैं। लेकिन मेरा जो भूमिका है, मैंने देखा है यहाँ के लोग भी, अधिकतर लोग काफी मिलनसार हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे को, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो उसकी संख्या कम है, और वो चुने हुए लोग हैं, किसी से प्रेरित लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैं केवल ये कहूंगा कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, पत्रकारों की भूमिका से बढ़ के सामाजिक हित तक किसी के पास कोई भूमिका नहीं। अभी जो आदरणीय चंद्रशेखर जी इस विषय को लेकर के सामने आए हैं, यह भी तो समाज के हितों को सुधारने के लिए एक व्यक्ति क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, इस विषय को उन्होंने सामने रखा। ये कम बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों में इस तरह की बात है जो इन विषयों को, हम कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो आपको बताने में थोड़ी मैंने स्थिति बस मैं बता रहा हूँ
मैं ज्यादातर गरीब, कमजोर और उपेक्षित बच्चों को पूरी तरह से सहयोग करता हूँ, चाहे वो किताब का सहयोग हो, सुविधा का सहयोग हो, पढ़ाने का सहयोग हो, सारा का सारा सहयोग करता हूँ। और संपन्न लोगों को, जो धन संपन्न है या फिर सब सुविधा से जुड़ा हुआ है, उस पर मेरा ध्यान कम रहता है। तो हम चाहते हैं कि समाज के अंदर पत्रकार की भूमिका को लेकर पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, कि राजनीति से बढ़ करके पत्रकारिता सामाजिक हित के लिए काम कर रहा है और इसका सम्मान बना रहे, ताकि आगे भी, आने वाले समय में भी जो गलतियां हैं, जो कमजोरी है, वह दूर करने में पत्रकार लोगों का ही भूमिका रहेगा। ये मेरा अपना समझ है और यही मैं सही मानता हूँ। जी, बहुत बहुत आभार सर। जी, बहुत बहुत आभार पोद्दार साहब, आपने वास्तविक तो सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करने के बारे में बताया, इसलिए हम ISMC की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं सुदीप सर से और गुजारिश करता हूँ कि वो 2 पंक्तियां हमको सुनाए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। मुझे गिटार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ले लिया। हाँ अच्छा, गिटार का आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक से सुनाई दे रहा है? हाँ 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 सर। खराब साउंड तो नहीं आता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि जूम में बहुत खराब साउंड आता है। ठीक है, सुनिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल है मेरा मुस्की, गंध रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके उसकी किस्मत। तेल है मेरा मुस्की, गंध रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके उसकी किस्मत।
सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख पते की बात सुनो तुम, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए, काहे घबराए। पुराना गाना। बहुत, हाँ सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत 19 अच्छी तरह से हमको गिटार गिटार बजा के बताई और गाना भी अच्छा गुनगुनाया उस पे। और मेरे को अभी एक टुकड़ू जी महाराज की एक पंक्ति याद आ गई। ये आपके इससे उत्कृष्ट पत्रकार तो आप हो, लेकिन आप में वो जो संगीत की कला है ये हमको अभी मालूम गिरी, एक पहलू हमको मालूम गिरा। और उसमें भी एक मैं टुकड़ू जी महाराज का बताना था, एकतरी अंगी असुदे कला, एकतरी अंगी असुदे कला, नाही तर काय फुका जन्मला. तर ती तुम्ही त्याच्यावर मात केलेलं आहे. आणि मी पण सर आपल्यापासून प्रेरणा घेऊन म्यूजिक पियानो बजाने का मैं सीख लूंगा, ऐसी आपसे मैं ये करता हूँ। और हाँ, अमरकंटक में या कहीं आजकल तो ये कैसियो या रोलैंड के जो कीबोर्ड्स होते हैं का, हाँ हाँ सस्ते तो नहीं बोल सकता, लेकिन 8-10 हजार में आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। हाँ हाँ, और और वो संगीत में कोई बजाना आना चाहिए ना सर। वो आप एक्चुअली यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिग्गज लोग, जो फ्री में पढ़ाते हैं। लेकिन वो बेसिक पढ़ाते हैं, क्योंकि संगीत में अगर आपको डीप मतलब ठीक से पढ़ना है तो आपको एक गुरु की तो जरूरत पड़ेगी। बराबर है सर। तो अभी देखिए, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये साउंड कैसे आया, क्योंकि मेरे जो संगीतकार के ग्रुप है ना, उन लोग बोलते हैं कि जूम में बहुत खराब साउंड आता है गिटार का। मतलब वो परेशान हो जाते हैं, मतलब गाना भी बर्बाद हो जाता है। तो शायद आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि साउंड बहुत खराब आया होगा गिटार का। नहीं सुदेव जी, गिटार की आवाज स्पष्ट आ रही थी। और स्पष्ट आ रही थी। जी जी, अभी जो विषय पर ही हम लोग बात करें, ये रिकॉर्डिंग हाँ सर। में है, इसलिए ताम्रध्वज अच्छा। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाए। हाँ सर, तो मैं अभी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करें, इस विषय पर अपनी राय हमें और विचार हमको बताए। डॉक्टर अजय कुमार ताम्रध्वज सिंह। जी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी नहीं है, वो एक जरूरी मीटिंग में, उनका भी मैसेज आ गया है। तो फिर सर वो आभार प्रदर्शन करूं? जी, हम लोग तो तीनों ही है मैं, लगता है। हाँ सर, पोद्दार अशोक, साहब है। हाँ, तो मैं अध्यक्ष की परवानगी से माननीय चेयरमैन साहब का पहले शुक्र गुजार हूँ कि आभार ये करता हूँ कि उन्होंने ये जो चतुर्थ कड़ी सदस्यों के संघ संपर्क व संवाद की चतुर्थ कड़ी बनाए रखी और संबंध निर्वाह, सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करे, इस विषय पे उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर श्री सुदीप आरपी सोनवणे साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने सामाजिक कर्तव्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, संस्कार कैसे होने चाहिए। उसके बाद में संगीत की क्षेत्र पत्रकार तो वो है ही, लेकिन संगीत के विषय में गिटार का भी वो एक कला उनके पास में है, उसके बारे में भी हमको जानकारी दी। उनका मैं मेरे तरफ से और आईएसएमपी के तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में प्राध्यापक अशोक कुमार पोद्दार, आजीवन सदस्य आईएसएमपी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि, और सभी अतिथियों गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उनका अमूल्य समय हमें दिया और सुना और कार्यक्रम में जुड़े। और इतना बोलकर मैं और अध्यक्ष की परवानगी से मैं ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसा
घोषित करता हूँ। ठीक है।